जय श्री गणेश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खेती और पशुपालन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाऊंगा, और वो भी बिल्कुल जैनवंत तरीके से। अब ये बात क्यों बोलनी पड़ रही है? क्योंकि किसान भाई जब भी अपनी किसी समस्या को लेकर सोशल मीडिया पे आजकल सर्च करता है तो वहाँ पे क्या मिलता है कि आप सरसों में डालिए ये खाद, आपकी पैदावार हो जाएगी 15 कुंटल पर एकड़। आप गेहूं में बाली के समय डालिए ये खाद, आपकी बालियाँ होंगी लंबी मोटी और पैदावार होगी आपकी 4 गुना। अब ये चीज़ें क्या किसान भाई आपको पता पॉसिबल है? हो भी सकता है वैसे, लेकिन पहले उनको ये तो पता होना चाहिए जो समस्या ढूंढ रहा है उसका खेत कैसा है, उसका पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है खेत की, उसकी फसल कैसी चल रही है, क्या दिक्कत है फसल में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत को आपको खुद को समझना पड़ेगा कि खेत में दिक्कत कहाँ है। हाँ, जब आपको पता लग गया कि ये दिक्कत है, उसके बाद उसका जो समाधान है उसको ढूंढने निकलिए आप। अब आप कहोगे कि किसान को तो दिक्कत का पता होता नहीं है कि क्या दिक्कत है। खेती में एक ही दिक्कत होती है किसान भाइयों, बस एक, कि आपकी जो मिट्टी है ना खेत की, उसका पाचन खराब होना। दुबला पतला आदमी है, आप उसको कितना दही दूध घी बादाम जो भी खिलाइए, मोटा होगा नहीं जब तक तो उसका पाचन सही नहीं होगा। एकदम से तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले उसको अपने पाचन तंत्र पे ध्यान करना होगा। जब सब चीज़ें अच्छे से पचने लग जाएंगी तो मोटा तो होगा ही होगा वो। उसी प्रकार अगर आपकी ज़मीन का भी डाइजेशन सही है तो आप जो भी रासायनिक खाद उसमें डालोगे वो संपूर्ण आपकी फसल को लगेगा, और आपकी फसल में डेफिशिएंसी किसी भी प्रकार की किसी पोषक तत्व की आएगी नहीं। एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं किसान भाई। आप गोबर का खाद है, तैयार गोबर का खाद है, आप एक काम करें, उसको एक लिफाफे में डाल के, और आप जहाँ मिट्टी की जांच करवाते हैं ना वहाँ लेके जाइए उसको, और वहाँ जाके आप लैब में जांच करवाओगे उसके, तो आपको पता चलेगा जांच रिपोर्ट से कि उसमें कोई भी पोषक तत्व, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कोई भी 1% से ऊपर कोई भी नहीं मिलेगा आपको। और आपका वैसे देखें तो यूरिया डाल रहे हैं कितना, नाइट्रोजन 46% है। आप डीएपी डाल रहे हैं, फास्फोरस कितना, उसमें 46% है। आप पोटाश डाल रहे हैं, पोटाश में आपका कितना है, पोटाश की मात्रा 61% है। ये जो हम बेसल डोज जो डालते हैं बुआई से पहले, उसकी बात हो रही है। तो इतने परसेंट वाला हम डाल रहे हैं और फिर भी फसलें नहीं चल रही हैं। और जिस खेत में हमने देसी खाद डाल दिया और संतुलित मात्रा में आपका रासायनिक खाद उसके साथ डाल दिया, वो फसल जबरदस्त चल रही है, और अकेले रासायनिक खाद वाली नहीं चल रही। तो किसान भाइयों, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक आपकी जमीन में देसी खाद नहीं डलेगा, देसी खाद से मेरा मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन, उसका जो जैविक कार्बन है वो जमीन में नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपकी ज़मीन के अंदर रासायनिक खाद भी आपके काम करेंगे नहीं। अगर रासायनिक खाद को आपने काम करवाना है तो उसका जैविक कार्बन बढ़ाना ही होगा, और बहुत सारे तरीके हैं उसको, उस जैविक कार्बन बढ़ाने के। आपकी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके अवशेष आप उसको जलाने के बजाय या इकट्ठा करने के बजाय उसको खेत की मिट्टी में मिलाओ। आप जब गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, आपकी 1.5 महीने की फसल है, ढेचे की फसल है, तो या फिर आप गुआर है, या और भी बहुत सारी जिनकी हरी खादें लगती हैं, या 1.5-2 महीने का तो सारा समय आप उसको मिलाओ मिट्टी में। पशुपालन अमूमन किसान करता है, गोबर की खाद है वो उसको खेत में डालो। अगर ये सब करने से भी नहीं हो रहा ना किसान भाइयों, तो ये चैनल का मेरा मकसद ही यही है। इस चैनल पे मैं आपको खेती ज़मीन को सुधारने के आसान, सस्ते और इतने गारंटी वाले वो आपको आइडियाज़ बताऊंगा। आपकी ज़मीन सुधरेगी, और हर एक खाद जो भी डालोगे आपके खेत में काम करेगा।
आज हालत ये है कि हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, लैब बोलती है कि इसमें सभी पोषक तत्व जो है ना वो हैं प्रचुर मात्रा में या मध्यम मात्रा में है, जबकि उसी ज़मीन में जो पौधा खड़ा उसकी पत्ती की जांच करवाते हैं ना तो वो बोलते हैं जी इसमें तो इस पोषक तत्व की भी कमी है, इसकी भी कमी है, इसकी भी कमी है, सब कमी है। क्यों? वो ले नहीं पा रहा। यहाँ पे भी ट्यूबवेल से जिस खेत की सिंचाई हो रही है ना, ट्यूबवेल का पानी ऑलरेडी इतना साल्टी है, क्योंकि जब भी कोई आरओ वाला आता है ना, वो हमारे ट्यूबवेल के पानी के आरओ लगाने वाला जब आता है, घूमते रहते हैं गांव में, तो वो उस पानी की जांच करता है जी आपका तो TDS 1000 है, आपका तो TDS 1100 है, 900 है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल जिसमें कोई लवण नहीं है, जिस पानी में आसूत जल, उसकी जो क्षमता है ना 1500 मिलीग्राम साल्ट घोलने की अपने अंदर क्षमता है। अब जिसका 1000 TDS है ना, इसका मतलब ये है कि 1000 मिलीग्राम साल्ट तो उस पानी में पहले ही घुला हुआ है। अब वो पानी खेत में लगाएंगे हम, वो पानी खेत में लगाएंगे तो वो आपका जो हमने रासायनिक खाद डाले हैं, कितने खाद को घोल पाएगा वो पानी? उसकी क्षमता ही नहीं है, वो तो पहले से भरा हुआ है, 500 मिलीग्राम घोल पाएगा, वो 1000 मिलीग्राम तो घोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही इतने साल्ट हैं उसमें, नहीं घोल पाएगा। पानी में नहीं घुलेंगे तो पौधा लेगा कैसे? क्योंकि पौधा तो जो वाटर सोल्यूबल तत्व है उनको ही लेता है, जो पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को लेता है, उन्हीं को अपटेक करता है। अब अपटेक नहीं करेगा तो वो कहाँ से बढ़ेगा? जैसे ही बारिश आती है, बारिश का पानी आशुद्ध पानी होता है, उसका TDS 0 होता है, थोड़ी बहुत अशुद्धि जब आसमान से बारिश की बूंदें नीचे आती है तो घुल जाती हैं, बस इतनी अशुद्धि होती है उसमें। वो उस सारे खाद को घोल लेता है, सारे को घोल लेता है, तो क्या होगा? फसल लेगी और निश्चित तौर पे बढ़वार करेगी। आप देखते हैं जैसे ही बारिश होती है, कोई भी खाद ना डालो, फसल ज़बरदस्त बढ़वार करती है। किसान स्प्रे करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्प्रे करता है, NPK की स्प्रे करता है। अब वो करता है और उसको बहुत बार, मतलब बहुत 90% किसान गलती कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट उसको मिल ही नहीं पाता, वो पैसा वेस्ट होता है उसका। रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता किसान भाइयों? एक तो कई बार तो हम यही गलती कर देते हैं कि हमें ज़रूरत फसल की उस स्टेज पे किसी पोषक तत्व की है, हम उसको दे कुछ रहे हैं। दूसरा, समय भाई, जो भी पोषक तत्व की आपने फोलियर से देना है ना, फोलियर से स्प्रे से, उसको आप शाम के समय दो। सर्दियों में तो आप बस जाकर ज़्यादा धूप है उस समय को छोड़ के किसी भी टाइम दे सकते हो, लेकिन गर्मियों में शाम के टाइम ही दो, क्योंकि ठंड में छाया में जो पत्ते हैं उसके रोम छिद्र, जो छिद्र होते हैं वो खुले होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक दिन में नाइट्रोजन को तो 24 घंटे के अंदर अंदर पौधा ले लेता है, बाकी पोषक तत्व 6 से 7 दिन तक का टाइम ले लेता है उनको। दूसरा कि जैसे गेहूं है, गेहूं में आप जो भी फोलियर करो, स्प्रे का फुहारा मार कर बाद में पत्ती चेक करो, कहीं भीगी नहीं, पत्ती गिल्ली नहीं हो रही, क्योंकि वो बूंदे सीधे नीचे जा रही हैं। तो एक अच्छा स्प्रेडर, मतलब फैलाव करने वाला, चिपकाने वाला एजेंट, उसमें कोई भी सिलिकॉन स्प्रेडर अच्छा सा ले सकते हैं हम। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पानी का pH मान ऊंचा है। कुछ तो ऐसे पोषक तत्व पानी के अंदर घोलते हैं और वो हाई pH होने के कारण और वो मतलब बॉन्डिंग में आते हैं और वो साथ में मतलब हम उस पर करते हैं पौधों पे, तो वो पौधा उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता, ऊपर से पत्तियों को और जला देता है। तो पानी के pH मान का भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसको कम करना ज़रूरी है। 2-4 नींबू, उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, 2-4 नींबू का रस एक बैरल में हम, तो pH मान कुछ कम आ जाएगा। क्योंकि जो उचित pH मान है पानी का, वो फसल के लिए ज़मीन और पानी का, वो 5.5 से 7 के बीच में मतलब बहुत ज़बरदस्त है, जो लगभग हर एक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। आगे की वीडियो है उनमें मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा कि किस pH मान पे कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। जब आप अपनी मिट्टी की जांच करवाओगे, आपको ये पता होगा ये pH है, ये पानी का pH है, तो आपको पता ये लग जाएगा कि मेरा गेहूं पीला हो रहा है, सरसों की बढ़वार नहीं हो रही है, तो मतलब इस pH मान के ऊपर आपके कौन कौन से पोषक तत्वों की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, हर एक फसल में किस पोषक तत्वों की कमी है वो पहचानना भी सिखाऊंगा आपको इस चैनल पर। तो किसान भाइयों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल की घंटी भी जरूर दबा दें। क्यों दबा दें? क्योंकि मेरा जब भी वीडियो डलेगा ना, तो आपको मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये फार्मिंग लाइफलाइन जो चैनल है इसके ऊपर नया वीडियो डल गया। अब सब्सक्राइब तो सभी करवाते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको जेन्युइन मतलब नॉलेज दूंगा इस चैनल पे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरा, किसान भाइयों, आपका जो खर्चा है ना, खेती किसानी का खर्चा, उसको मैं आधा करवा दूंगा। कैसे करवा दूंगा? कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम? जो आप ऑलरेडी जो खर्चा कर रहे हो ना आप अपनी खेती पे, उतने खर्चे से ही शुरुआत करेंगे, उससे बढ़ाएंगे नहीं।
लेकिन उस खर्चे में शुरुआत में ही हम जो रासायनिक खाद है उसका खर्चा आधा कर देंगे। जो बेसल डोज डालते हैं, जो आप यूरिया, पोटास और फास्फोर डालते हैं, जो वो आधा कर देंगे उसकी डोज को। जो आधा बचेगा ना, उससे हम क्या करेंगे, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व तो इनको सही तरीके से मैं आपको मैनेज करना सिखाऊंगा। दूसरा, आपके भूमि सुधार में भी जो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा वो भी उसी से निकलवाऊंगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब आप कहोगे जी आपके पास ऐसा कौन सा जादू है? मतलब जादू कोई नहीं है किसान भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी खेती को समझने की ज़रूरत है। किसान कपास की फसल आजकल भाव भी अच्छे हैं, किसान अमूमन पूरे उत्तरी भारत में भी, दक्षिणी भारत में भी कपास खूब लगाते हैं। हो क्या रहा है कि जहाँ थोड़ी सी रेतीली टाइप मिट्टी है उस जगह जो कपास की खेती हो रही है उनमें हो क्या रहा है कि वो लास्ट में आके उखेड़ा जाता है, पौधे जलने लग जाते हैं। मोस्टली कोई फंगस की दिक्कत नहीं है, उखाड़ते हैं तो जड़ बिल्कुल सफ़ेद है, बढ़िया स्वस्थ है, और फिर भी पौधा आपका जल जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। तो क्या कारण है उसका? किसान भाइयों, आजकल ये ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटीज़ हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। जब फूल पत्ती का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा फूल पत्ती उठा लेती हैं और उस पौधे से उस एनर्जी की पूर्ति होती नहीं, वो टिंडा उससे भरता नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से तत्व को मतलब सोखने की कोशिश करता है। जड़ें उतना ले नहीं पा रही हैं आपकी मिट्टी से, और ले नहीं पा रही हैं, क्यों नहीं ले पा रही हैं? कि वो कम उपलब्ध आपकी मिट्टी में, तो उपलब्ध कम है तो वो क्या करेगा, वो पौधा है उसकी जो नसें हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं पोषक तत्वों को और पानी को, वो पिचकने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं और वो पौधा आखिर में मर जाता है। तो क्या करेंगे हम किसान भैया कि ये जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है ना, किसान जो जानता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इनके अलावा भी 17 पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, हर एक का अपना महत्व है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में डालने की ज़रूरत है। अभी हमारे ज़मीन ने जो है ना, ये जहर डल के जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो गया ज़मीन का, और इसके कारण वो सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उसके हम फोलियर दे देंगे शुरू में, और जब आपके ज़मीन में सुधार हो जाएगा तो उस सूक्ष्म पोषक तत्व से जो हम स्प्रे से दे रहे हैं उसको भी बंद कर देंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि हमने ज़मीन सुधारने के लिए सबसे पहले तो जहर बंद करेंगे हम ज़मीन का। किसान भाइयों, जहर अब आप स्प्रे करते हो, इसमें कपास में रोग आ गया यार, मेरे को ये तो बताओ आज तक किसी ने ये स्प्रे करके रोग कंट्रोल कर लिया क्या कपास का? यार उस आप दवाई के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो ना, उसके बजाय अपनी ज़मीन सुधारने पे और अपनी फसल को खुराक देने पे वो खर्चा करो। अगर वो करोगे ना तो जो आपकी फसल को जो कीट जो है ना रस चूस रहे हैं ना, वो भी चूस लेंगे, और फिर भी जो आपकी जो है ना स्वस्थ फसल जितनी होनी उतनी उत्पादन आ जाएगा, अगर आप पोषक तत्व सही से दोगे तो किसान भाइयों, और भी बहुत सारी छोटे छोटे तथ्य हैं। मतलब मैं मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इतनी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा। मतलब किसान को समय का भी बहुत ध्यान रखना होता है। बुआई का समय है या खाद स्प्रे जो देने का समय है, पानी का समय है, फसल किसको किस टाइम पे दें। बहुत सारे प्रकृति ने भी मतलब पुराने समय से चला, जैसे एक पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र एक वो है, अभी आने वाला है, मतलब 2023 का फरवरी में कब आएगा वो डेट मिल जाती है आपको, ऑनलाइन देखोगे तो। पुष्य नक्षत्र के दिन हम बागवानी की जिस भी फसल की जिसकी कलम डंठल हम लगाते हैं, तो जिस भी पौधे का डंठल लगता है उसका डंठल काट के पुष्य नक्षत्र के अंदर कहीं भी गीली ज़मीन में गाड़ दो, वो मतलब उसमें फुटाव होगा ही होगा। खास बात है पुष्य नक्षत्र की कलम, मतलब उसमें किसान कलम लगा सकता है। दूसरा कि जैसे पूर्णिमा की रात, उसमें चांद होता है धरती के सबसे नज़दीक, तो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा समुद्र के अंदर, मतलब पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का पानी ऊपर खींचता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो है चांद जो है, तो उसमें क्या है कि वो लहरें ऊंची उठती हैं। और अमावस्या के दिन चांद सबसे दूर होता है, गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है, तो पानी बिल्कुल शांत होता है। अब आप कहोगे आप क्यों बता रहे हो, किसान इसका क्या करेगा? इसका किसान से सीधा सीधा संबंध है। अमावस्या के दिन के आसपास आप अपनी जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं ना उनकी खुदाई करो, क्योंकि पानी का जमाव अमावस्या के दिन नीचे की तरफ होता है। आपके उसमें मतलब ज़्यादा पानी की मात्रा होगी, आपका वजन सवाया बैठेगा, मूली, गाजर, आलू, शलगम, प्याज जो भी है सबका।
और पूर्णिमा के आसपास पानी का खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। आपकी जो बुआई है ना वो फसलों की, वो पूर्णिमा के आसपास करो, आपका जर्मिनेशन मतलब जमाव जो है फसलों का ज़बरदस्त होगा। तो किसान भाइयों, मैं एक वीडियो में तो मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, तो आज का वीडियो किसान भाइयों यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे मैं समय समय पर आपको वीडियो अलग अलग विषय पे वीडियो बना के जानकारी देता रहूँगा।